मैकेनिकल सील एक ऐसा डिवाइस है जो दो अलग अलग एनवायरनमेंट्स को एक दूसरे से आइसोलेट कर सकता है। इन दोनों एनवायरनमेंट्स के बीच एक ऐसा कंपोनेंट जैसे कि शाफ्ट होता है जिसमें सर्कुलर या एक्सियल मोशन होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा कंटेंट शायद आपके लिए यूजफुल है। फिर भी आप में से कई लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है। सब्सक्राइब करना हमारे काम को सपोर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका है और हमारे अगले टेक्निकल और इंस्ट्रक्शनल वीडियो मिस नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक क्लिक लगता है, लेकिन हमारे लिए इसका बहुत फर्क पड़ता है। सब्सक्राइब करें और कम्युनिटी का हिस्सा बने, क्योंकि साथ मिलकर हम इंडस्ट्रियल नॉलेज शेयर करते हैं। थैंक यू। मैकेनिकल सील्स का इस्तेमाल लगभग हर हाइड्रोलिक मशीन में किया जाता है। इनके काम करने का तरीका समझने के लिए हम एक सामान्य सेंट्रीफ्यूगल पंप का उदाहरण लेते हैं, जिसमें एक शाफ्ट मोटर को इंपेलर से जोड़ती है। मैकेनिकल सील को बैकप्लेट पर लगाया जाता है ताकि पंप के अंदर मौजूद फ्लूइड बाहर न निकल सके। अगर सील न हो तो अंदर का फ्लूइड बैकप्लेट और शाफ्ट के बीच की जगह से अंदर के प्रेशर की मदद से बाहर निकलने लगेगा। इस स्थिति में बैकप्लेट एक स्टेशनरी हाउसिंग की तरह काम करती है, जबकि शाफ्ट घूमने वाला हिस्सा होता है। इसलिए मैकेनिकल सील को पंपिंग के दौरान बनने वाले प्रेशर को भी सहना पड़ता है और शाफ्ट के घूमने से पैदा होने वाले फ्रिक्शन का भी सामना करना पड़ता है। सीलिंग सुनिश्चित करने का एक पुराना तरीका, जो आज भी काफी इस्तेमाल किया जाता है, स्टफिंग बॉक्स का उपयोग करना है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो शाफ्ट के चारों ओर पैकिंग जैसे मटेरियल, मुड़ी हुई तारों की रस्सी जैसी को कसकर दबाकर सीलिंग बनाए रखती है। लेकिन इस मेथड की कुछ बड़ी कमियां हैं। सही तरीके से काम करने के लिए पैकिंग को शाफ्ट के खिलाफ लगातार दबाकर रखना पड़ता है। इससे कई समस्याएं पैदा होती है। पैकिंग बहुत जल्दी घिस जाती है, उसकी समय समय पर मेंटेनेंस करनी पड़ती है। फ्रिक्शन से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए उसे ठंडा रखने के लिए काफी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा उसके संपर्क में आने वाले पार्ट्स भी तेजी से घिसते हैं और फ्रिक्शन को पार करने के लिए मोटर को ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसी वजह से मैकेनिकल सील्स धीरे धीरे इन पुराने तरीकों की जगह ले रहे हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये ज्यादा एफिशिएंट हो और इन सभी कमियों को दूर कर सके। सबसे कॉमन मैकेनिकल सील में 3 सीलिंग पॉइंट्स होते हैं। इसका स्टेशनरी पार्ट पंप की बैक प्लेट पर लगाया जाता है और दोनों के बीच एक सीलिंग गैस्केट होती है। वहीं रोटेटिंग पार्ट शाफ्ट पर लगाया जाता है और उसके तथा शाफ्ट के बीच भी एक सील होती है। इस तरह रोटेटिंग पार्ट शाफ्ट के साथ एक यूनिट की तरह जुड़ा रहता है और उसी के साथ घूमता है। दोनों हिस्सों में से एक, इस मामले में रोटेटिंग पार्ट में एक मूविंग एलिमेंट होता है जिसे मजबूती से लगाया जाता है और एक स्प्रिंग लगातार उसे दबाकर रखती है। यही मूविंग एलिमेंट स्टेशनरी पार्ट के खिलाफ दबाव बनाता है, जिसे तीसरा और आखिरी सीलिंग पॉइंट तैयार होता है। यह मूविंग एलिमेंट बेरिंग के प्ले, हल्के मूवमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस की वजह से होने वाले मिसअलाइनमेंट और मशीन के चलने के दौरान होने वाले थर्मल एक्सपेंशन के कारण शाफ्ट में आने वाली हलचल को फॉलो करता रहता है। रोटिंग पार्ट और स्टेशनरी पार्ट के बीच की सील वह कॉमन एलिमेंट है जो लगभग सभी मैकेनिकल सील्स में पाया जाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये दोनों हिस्से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और रोटेटिंग पार्ट घूमते समय दूसरे हिस्से पर फ्रिक्शन पैदा करता है। इसलिए जिन सर्फेसेस का आपस में कांटेक्ट होता है उन्हें बेहद हाई प्रिसिशन और बहुत स्मूथ फिनिश के साथ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन और लीकेज दोनों को कम से कम रखा जा सके। इसके अलावा पंप के अंदर का प्रेशर और रोटेटिंग पार्ट के घूमने से पैदा होने वाला सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट मिलकर कांटेक्ट में रहने वाली दोनों सरफेसेस के बीच एक बहुत पतली फ्लूइड फिल्म बना देते हैं। यह फिल्म उसी फ्लूइड से बनती है जिसे पंप कर रहा होता है। यह फ्लूइड फिल्म सरफेसेस को लुब्रिकेट भी करती है और उन्हें सीधे एक दूसरे के संपर्क में आने से भी रोकती है। जरूरत पड़ने पर यह लुब्रिकेटिंग फिल्म किसी एक्सटर्नल सोर्स से भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इस तरह मैकेनिकल सील घूमती हुई शाफ्ट मौजूद होने के बावजूद पंप के अंदर के चेंबर को बाहरी एनवायरनमेंट से पूरी तरह अलग आइसोलेट रखती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको सलाह देते हैं कि हमारे अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट jaescompany.com पर जरूर जाएं।